हेलो एंड वेलकम बैक टू सर्विस सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई सब्जेक्ट वाइज पीवाई क्यू है। उसमें हम केमिस्ट्री के पीवाई क्यू को देख रहे हैं और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम 379 एमसीक्यूज जो है वो देखेंगे। ये इसका पार्ट नंबर 5 है। और कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। जो बिहार दरोगा का जो प्री का एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो आ गया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आप मेंस में लगिए जिसमें पीवाईक्यू आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो एक एक करके हम डिस्कस कर ही लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे सवाल पूछा जाए कि जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है, आवर्त सारणी जो होता है, उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स में कौन सा कैरेक्टर जो है वो नहीं है। पीरियोडिक टेबल के अनुसार कौन सा जो है वो आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित जो है वो नहीं करता है। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो करता है, डेंसिटी जो है वो नहीं करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेगा, आयन का रेडियस करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो हमारा जो आवर्त सारणी होता है वो मुख्य रूप से किस आधार पर आधारित होता है। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है वो पीरियोडिक टेबल आधारित होता है एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर पे आधारित होता है। उसी के साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होती है उस पर ये आधारित होती है। हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें परमाणु तीर्जा हो गया, विद्युत ऋणात्मकता हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको बोलते हैं, उसके बाद जो आयोनिक रेडियस हो गया, ये जो गुण धर्म होता है वो पीरियोडिक टेबल के जो पीरियड्स और जो ग्रुप होते हैं उनमें ये जो है वो ट्रेंड्स को दिखाता है, उनमें बदलाव को दिखाता है। ठीक है, उनमें बदलाव है उनको दिखाता है। लेकिन डेंसिटी ऐसा जो है वो कुछ नहीं करता है। डेंसिटी जो है वो ऐसा कुछ नहीं करता है। जैसे आपको पूछा जाएगा कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या इफेक्ट डालता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या इफेक्ट डालता है। तो आपको बोलेंगे कि जैसे ही आप आवर्त सारणी में ऐसे आप यदि करोगे तो ये ऐसे जाएगा और दूसरा जो है वो ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो जाएगा ना। तो आप आवर्त सारणी में जैसे नीचे नीचे आते जाओगे वैसे वैसे जो है वो परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ती चली जाती है। अब त्रिज्या बढ़ेगी, इसका साथ ही साथ इसका सीधा सा मतलब है कि साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस जो है वो पहले ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। तो ये रेडियस जो है वो बढ़ रहा है तो साइज जो है वो जैसे जैसे नीचे उतरोगे साइज जो है वो बढ़ेगा। और इधर जैसे जैसे जाओगे वहां जो है वो साइज जो है वो घटेगा। ठीक है, इधर जो है वो राइट साइड जाते हो तो साइज घटेगा और नीचे आते हो तो साइज बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो एटॉमिक रेडियस ऐसे चेंज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो फ्लोरीन की ओर जो है वो नीचे जाने पर यह जो है वो बढ़ती है। तो नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जाओगे तो वो बढ़ेगा। उसके साथ ही साथ जो आयनिक त्रिज्या की बात करें, आयोनिक रेडियस की बात करें, तो आयनों के आकार का रुझान भी जो है वो स्पष्ट रूप से इसको जो है वो प्रदर्शित करता है। तो कई सारी चीजें जो है वो ऐसे ग्रुप और पीरियड्स में आपको ध्यान रखना पड़ता है, जो कि सवाल है वो आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो उन सबको आपको रटना पड़ेगा और इसका कोई उपाय होता ही नहीं है। और पीरियोडिक टेबल से आपको पता है कि कितना ज्यादा जो है वो सवाल आते रहते हैं। ठीक है, जिससे एक एक करके यदि आपको मैं समझाने का प्रयास करूं तो जैसे ही आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हो, आप जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हो। ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हो तो क्या होगा, ये जो लेफ्ट से राइट होता है वो आवर्त कहलाता है। ये आवर्त कहलाता है। और ये जो है वो नीचे वाला जो होता है वो वर्ग कहलाता है। वर्ग मतलब ग्रुप हो गया, आवर्त मतलब पीरियड हो गया। ठीक है, आवर्त मतलब पीरियड जो है वो हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे जैसे आप जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर चलोगे तो कई सारी चीजें जो है वो इंक्रीज होती है। पहला तो आपको पूछ लेगा लेफ्ट से राइट जाने के बाद क्या होता है। पहला यहाँ पे ऐसे हेडिंग लगाते चले जाओगे तो पहला जो आपका पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा धात्विय गुण। धात्विय धातुए गुण। तो धातु का जो गुण होता है वो क्या होता है, तो धातु का गुण जो है वो कम होते चला जाता है। और जो अधातु का गुण होता है वो जो है वो इंक्रीज होते चला जाता है। तो जैसे जैसे राइट की ओर जाओगे अधातु बढ़ती चली जाती है, यही इसका मतलब हो गया। दूसरा जो आता है वो क्या आता है कि रासायनिक क्रियाशीलता, जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, रासायनिक क्रियाशीलता जो होती है, क्रियाशीलता जो होती है वो पहले जो है वो बढ़ता है, पहले जो है वो बढ़ेगा और बाद में जो है वो घट जाता है। ठीक है,
उसके बाद जो है वो तीसरी सवाल आपसे यहाँ से आ जा सकता है वैलेंसी से रिलेटेड। वैलेंसी जो विन्यास होता है उससे रिलेटेड, तो पहले तो 1 से 4 तक जाएगा और फिर 4 से जो है वो 0 तक आ जाएगा। ये सब सवाल एक एक जो मैं बोल रहा हूँ ना, सब सवाल है। चौथा जो सवाल पूछा जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, तो 1 से स्टार्ट होगा और 8 तक जाएगा। ऑक्टेट जैसे ही पूरा हो जाएगा तो वो जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात आएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको प्रीति कहा जाता है, एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो इंक्रीज करता है। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करता है। छठा आप क्या याद रखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी इंक्रीज करता है। सातवां क्या याद रखोगे, सातवां जो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो पोटेंशियल होता है वो भी इंक्रीज करता है। तो आयनन विभव है, आयनन विभव ये भी जो है वो इंक्रीज करता है। आयनन विभव भी इंक्रीज करता है। उसके साथ ही साथ परमाणु का आकार जो होता है वो डिक्रीज करता है। जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट की ओर जाओगे तो परमाणु का आकार जो है वो, एटम का साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसका रेडियस जो है वो छोटा होते चला जाएगा, तो ये डिक्रीज करेगा। उसके बाद जो बेसिक नेचर है वो भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि धातु जो होते हैं वो एसिडिक बेसिक होते हैं, और उधर तो जो है वो बेसिक नेचर जो है वो ये भी डिक्रीज करेगा। तो ये सब यहाँ पे यहाँ के लिए याद रख लो। और उसके बाद जो बचा हुआ वर्ग के लिए जो बचा हुआ होगा उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जैसे ही आप नीचे से ऊपर आओगे तो नीचे से ऊपर के लिए टॉप टू बॉटम लिखेंगे। टॉप टू बॉटम जब आएगो तो टॉप टू बॉटम आने से क्या होता है, टॉप टू बॉटम आने से एक एक करके आप लिख लोगे। टॉप टू बॉटम आने से जो अधात्वीय जो गुण होती है वो बढ़ती है। तो सीधा सा बात, अधात्वीय गुण जो है जो बताया है ना वही चीजें यहाँ पे आ जाएगी। अधात्वीय जो गुण होती है, नॉन मेटल जो कैरेक्टर होते हैं वो जो है वो डिक्रीज करता है। दूसरा क्या आएगा, धातु के वर्ग में जो क्रियाशीलता जो है वो बदलती है। तो रासायनिक क्रियाशीलता जो होती है वो धातुओं के वर्ग में जो है वो बदलती है, और अधातुओं के वर्ग में जो ये क्रियाशीलता होती है वो घटती है। तो जो रिएक्टिविटी होती है जिसको क्रियाशीलता बोलते हैं, क्रियाशीलता इसको जो है वो कहा जाता है। ये क्रियाशीलता क्या करता है, तो ये क्रियाशीलता जो होता है ये धातु और अधातु दोनों के लिए चलेगा। तो मेटल जो होता है, मेटल के लिए टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करेगा, और नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल जो होता है उनके लिए ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, उनके लिए डिक्रीज करेगा। उसके साथ ही साथ वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी जो है वो समान होती है। तीसरा, वैलेंसी जो है वो सारे ग्रुप का इक्वल होता है, समान जो है वो होता है। उसके साथ ही साथ चौथा आपसे पूछा जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, तो वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो भी समान होता है। समान एक वर्ग में जो है वो एक वर्ग का, ठीक है, समान होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रीति जो होगी, एफिनिटी जो होगी, तो उधर जो है वो इंक्रीज कर रहा था तो यहाँ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहां इंक्रीज कर रहा था। तो इलेक्ट्रो निगेटिविटी है वो भी डिक्रीज करेगा। सातवां जो आपको याद रखना है क्या, तो आयनन विभव है वो भी डिक्रीज करेगा। जो आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर एनर्जी पोटेंशियल, तो आयनन विभव, आयनन विभव है, ये भी आयनन विभव जो होता है इस आयनन विभव को भी इंक्रीज किया जाएगा। आयनन विभव क्या होगा, तो आयनन विभव जो है वो यहाँ क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ आयनन विभव डिक्रीज होगा। ठीक है। आठवां आपसे पूछा जाएगा परमाणु का आकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एटम के साइज पे। एटम का जो साइज होता है, तो पहले जो है वो डिक्रीज हो रहा था, तो यहाँ जैसे जैसे नीचे आओगे तो वो इंक्रीज होगा। जैसे जैसे नीचे आओगे तो वो इंक्रीज होगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब जो है वो
एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल है उससे पूछा जाता है, तो एक साथ मैंने जो है वो बता दिया है। ठीक है, अब आप इसको लिख के याद रख सकते हो। आप नोट में ये भी लिख सकते हो ना कि जो एटॉमिक रेडियस जो होता है ना, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ये पहला हो गया। दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। इलेक्ट्रो निगेटिविटी का। और तीसरा जो होता है वो आयनन विभव का। आयनन विभव का। ठीक है, आयनन विभव का, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, ये जो है वो डिफरेंट होता है। तो या एटॉमिक रेडियस यदि बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो है वो घटेगा, और आयनन विभव जो है वो घटेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी चूंकि आया था क्वेश्चन, इस कारण से पीरियोडिक टेबल को मैंने डिस्कस कर दिया है, लेकिन इतना ज्यादा एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट एंड इट्स सिंबल। तो मरकरी का जो सिंबल होता है वो करेक्ट बोल रहा है, तो मरकरी का सिंबल तो ये होता नहीं है। मरकरी का जो जो सिंबल जो होता है मरकरी का, वो किसके कारण होता है? तो उसका लैटिन नेम होता है, उस लैटिन नेम को कहा जाता है हाइड्रेराइजम। अब इस कारण से इसका जो है वो एमआर गलत होगा, और इसको जो है वो एचजी कहा जाता है मरकरी का। उसके बाद लेड का होता है। लेड का जो होता है वो प्लम्बम होता है, लैटिन नाम। अब उस लैटिन नाम से ही, प्लम्बम से ही पीबी जो है वो ले लिया गया है, तो ये भी गलत है। तीसरा जो है वो सिल्वर। सिल्वर, तो सिल्वर जो होता है वो अर्जेंटेनम होता है, लैटिन नेम है। अब अर्जेंटेनम है, इस कारण से इसका जो है वो एजी ले लेते हैं हम। इस कारण से एसआई भी गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये सोडियम जो है वो Na होता है, तो ये तो सही है, सोडियम Na होता है, सही है। नाइट्रिलियम सोडियम का जो है वो लैटिन नेम होता है। इसका जो लैटिन नेम होता है वो नाइट्रिलियम होता है, नाइट्रियम, नॉट रिलियम। नाइट्रियम जो है वो होता है, इस कारण से इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बर्फ किस प्रकार के हाइड्रोजन का उदाहरण है? तो बर्फ जो होता है H2O जो है वो बर्फ क्या है? पानी ही तो है ना, लेकिन वो जला हुआ है, क्रिस्टलीय रूप में है। तो ये जो होता है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड का ये एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर होगा। ये जो है वो ठोस अणुओं से बने होते हैं, और इनके बीच जो है वो कमजोर बल जो है वो फोर्स यहाँ पे लगता है, बहुत कमजोर फोर्स लगता है। बर्फ में जल के जो अणु होते हैं H2O जो होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। चूंकि अणुओं का जो है वो, चूंकि यह जो है वो अणुओं का समूह है, इसीलिए इसे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है वो कहा जाता है। और इसकी जो संरचना है वो ओपन केज जैसी होती है, जिसका घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा, सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस की बात करें जो ऑप्शन नंबर ए है, तो यह एक जो है वो व्यापक श्रेणी होता है जिसमें बर्फ आती है, लेकिन जो है वो जो आणविक जो उनके बीच का जो हाइड्रोजन के बीच का जो उदाहरण है वो हाइड्रोजन आणविक ठोस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या जो है वो कितनी होती है? तो बहुत आसान सा सवाल है। कैल्शियम की परमाणु संख्या वो 20 होती है, याद आपको रखना पड़ेगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 जो है वो होती है, हड्डियों के लिए जरूरी होता है, ये सब आपको पता है। ठीक है, ये सब आपको पता है। तो कैल्शियम जब भी आपसे पूछा जाए तो उसका परमाणु क्रमांक 20 है, और एटॉमिक वेट जो होता है वो 40.07 होता है, 40.07। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि डी आई मेंडलीफ जो है इज क्रिएटेड फॉर। डी आई मेंडलीव जो है वो किसके लिए क्रिएटेड होता है? डी आई मेंडलीव जो होता है ये जो है वो क्या है? तो ये पीरियोडिक टेबल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। मेंडलीव जो है वो 1869 में प्रथम सफल आवर्त सारणी जो है वो इसने बनाया था। 1869 में पीरियोडिक टेबल जो है वो पहली बार इसने सफल पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाया था, और उसकी जो सारणी थी वो एटॉमिक मास पर आधारित थी, ये ध्यान रखिएगा। ये एटॉमिक वेट पर नहीं था, ये एटॉमिक मास है उस पर आधारित था, मतलब एटॉमिक नंबर पे नहीं था, मैं वेट बोल रहा हूँ।
तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इन्होंने अपनी जो सारणी है उसमें कुछ खाली जगह भी छोड़ी थी जिनमें गैलियम, जर्मेनियम ये सब गुण जो है वो आता था, तो इन्होंने भविष्यवाणी भी बताई थी। आगे इन सब के बारे में कभी डिस्कस कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लाइटेस्ट इन वेट, सबसे हल्का जो वेट में कौन होता है? तो अभी ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है, तो सबसे हल्का यहाँ पे लिथियम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, लिथियम। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो 3 होता है, तो ये सबसे हल्का होगा ही। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीसा एक भारी धातु है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो क्षार होती है? कौन सी धातु जो है वो एल्कलाइल मेटल जो है वो होता है? तो ये जो है वो लिथियम ही होगा। लिथियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, निर्दन। ठीक है, लिथियम नियोन, लिथियम, जो पहला आवर्त सारणी जो होता है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, जो कि एल्कलाइल मेटल्स होते हैं, उनको बोला जाता है। हलीना करो रब से फरियाद आपने याद किया होगा, तो वही वाला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो लिथियम जो है वो इस समूह का पहला सदस्य होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कैल्शियम जो होता है वो क्षारीय मृदा धातु होता है, और हीलियम जो है वो इनर्ट गैस में आता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी किसने जो है वो तैयार किया था? तो मेंडलीव ने किया था। मेंडलीव ने जो है वो तैयार किया था, मोजले ने भी किया था, बहुत ज्यादा है। डेबोनियर और न्यूलैंड भी ने भी प्रयास जो है वो किया था, लेकिन जो है वो मेंडलीव का सबसे सफल जो है वो रहा था। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोजले ने दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर जो कॉलम होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं मेंडलीव के श्रेणी में, उसको जो है वो समूह कहा जाता है। उसको जो है वो समूह कहा जाता है। तो हमारे जो वेंट्रिकल कॉलम होते हैं वो 18 होते हैं। ऐसे 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 जो संख्या इनकी होती है वो 18 होती है। और जो ऐसे ऐसे वाले संख्या होती है इनकी जो है वो संख्या, जो क्षैतिज लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल जो होती है, उनको 7 जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु जो कौन सा है? तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम आपको ऑप्शन में दिया भी गया है। सबसे भारी जो है वो ऑस्मियम होता है। ठीक है, ऑस्मियम जो है वो सबसे डेंस होता है, इस कारण से ये भारी भी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? तो फ्लोरीन है। लिक्विड मेटल कौन सा होता है? तो जो है वो पारा होता है। गैलियम होता है, गैलियम को जैसे ही हथेली पे रखोगे ना तो वो पिघल जाता है। नोबेल मेटल कौन सा होता है? तो एयू होता है, एजी होता है, प्लेटिनम होता है। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। लिथियम जो है वो बहुत हल्की धातु होती है, भारी धातु जो है वो ऑस्मियम होता है। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा जो है वो अधिकतम विद्युत धनी है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? कौन सा मेटल? तो एल्कलाइल अर्थ मेटल की जो है वो बात की जा रही है। तो पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है इसको थोड़ा सा आप समझ लो। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब विद्युत धनात्मकता जो है वो क्या होता है? तो विद्युत धनात्मकता जो होती है वो किसी भी एटम का वैसा पावर, कोई भी एटम है उसका वैसा क्षमता, वैसा जो है वो पावर, वैसा पावर जिससे वह अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ सके। कोई एक एटम है, वो एटम बाहरी कक्षा के जो उसका इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से छोड़ सके, और आसानी से जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो छोड़ने के बाद उस पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। और यह जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी जितना ही ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो उतनी ही कम होगी। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये हुआ कंसेप्ट। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें आवर्त सारणी में किसी भी ग्रुप में आप ऊपर से जब नीचे आते हो, ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आते हो, तो मैंने क्या बताया है, ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हो इसका मतलब क्या हुआ कि साइज जो है, एटम का साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगा।
तो जब नीचे आओगे तो एटम का साइज जो है वो बढ़ता है, और आकार बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर होता है। अब देखो यहाँ पे रेडियस इतना ज्यादा कम है, यहाँ पे रेडियस इतना बढ़ गया, यहाँ पे रेडियस इतना बढ़ गया, तो सेंट्रल जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो किसमें ज्यादा तेजी से खींचेगा, तो आप कहोगे कि बड़ा वाला में खींचेगा। बड़ा वाला में सबसे कम जो है वो खींचेगा और छोटा वाला में सबसे ज्यादा खींचेगा। इस कारण से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाता है जैसे जैसे नीचे आते चले जाओगे। तो आप जो है वो ऊपर से नीचे जैसे ही आओगे तो विद्युत धनात्मकता जो होती है वो हमेशा बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो क्या होती है, तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, साइज का या फिर रेडियस का। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटम के साइज का या फिर एटम के रेडियस का। तो ये आपको तो इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि एल्कलाइल अर्थ मेटल जो है वो होता क्या है। एल्कलाइल अर्थ मेटल जो होता है, आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो पीरियोडिक टेबल का जो समूह दो है, जो ग्रुप दो होता है, उसको जो है वो एल्कलाइल अर्थ मेटल जो है वो कहा जाता है। ग्रुप दो को एल्कलाइल अर्थ मेटल कहा जाता है, जहां पे आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम और रेडियम ये सब जो है वो होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, उसके बाद बेरियम, उसके बाद रेडियम। ये जो है वो आता है ऊपर से नीचे की मैं बात कर रहा हूं। अब जैसे जैसे नीचे आता चलेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, वो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो उसकी होती है ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता जो होती है वो बढ़ती है। विद्युत धनात्मकता जो है वो बढ़ती है। तो अब आप देखो विकल्प जो है उसमें बीए जो है वो सबसे ऊपर आता है। तो इस समूह में विकल्प के अनुसार सबसे नीचे स्थित कौन सा है, बी ए जो है वो सबसे नीचे स्थित होता है। यही तो ऑप्शन दिया हुआ है ना, रेडियम कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो बीई जो है वो सबसे ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होगा वो सबसे ज्यादा जो है वो कौन होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो कौन होगा, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो बी ए होगा, बी ए होगा। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो सबसे नीचे आएगा, तो ये हो गया मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो कौन सा होगा, वो बीई हो जाएगा, तो सबसे कम बीई हो जाएगा। और हमारा आंसर जो है यहाँ से हो जाएगा वो कौन सा होगा, वो बीए हो जाएगा, वो बीए हो जाएगा। तो ये समझ में आपको आना चाहिए, ऐसे ही चीजें जो है वो चलती हैं। समझ में आपको आ गया होगा। रेडियम की बात करें तो यह जो है वो समूह दो का सबसे नीचे का तत्व है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इस कारण से सामान्य रासायनिक तुलना में ये जो है वो बीए को ही सबसे अधिक विद्युत धनात्मकता जो है वो माना जाएगा, क्योंकि रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, डीके उसका होते रहता है। ठीक है, जो बेरियम होता है, बेरियम को यदि आप जलाते हो, बेरियम जो है, इस बेरियम को यदि आप जलाते हो तो बेरियम को जलाने के बाद उसकी जो ज्वाला होती है, उसकी जो फ्लेम होती है वो एप्पल ग्रीन रंग देता है, एप्पल ग्रीन रंग जो है वो देता है। तो इसका ज्वाला जो होता है, इसका जो ज्वाला, ये भी सवाल पूछा गया है, ज्वाला मतलब जो इसका फ्लेम होता है वो कौन सा रंग देगा, तो वो हरा रंग देगा, एप्पल ग्रीन कलर जो है वो देगा। इसमें कैल्शियम जो होता है वो ईट जैसा लाल, ब्रिक रेड रंग जो है वो देता है। ठीक है, कैल्शियम जो है वो ईंट जैसा लाल, ब्रिक रेड रंग जो है वो देता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्षारीय मृदा धातु इनको आखिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं और पृथ्वी के क्रस्ट पर ये पाए जाते हैं। इस कारण से इनको क्षारीय मृदा धातु जो है वो कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ऑर्डर में आपको सजाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आएगा बीई, मतलब सबसे पहले बी आएगा, मतलब सबसे कम बी है, और सबसे ज्यादा जो है वो बी ए है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो बी ए है, आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐसे लिखो उल्टा है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे जैसे आप जो है वो एटॉमिक साइज बढ़ाओगे, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करोगे, इसका सीधा सा मतलब क्या होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस कारण से ये जो है वो डिक्रीज करेगा। कैसे होगा, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
दूसरा जो एक 202वां नंबर का है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्युत धनात्मक मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो वही जैसे-जैसे आप जो है वो नीचे की ओर आओगे, वैसे-वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो बढ़ता चला जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता किसमें सबसे ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो क्षमता होती है वो किसमें सबसे ज्यादा है, तो आपको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर जो है वो देना पड़ेगा। तो पूरे आवर्त सारणी में जो एल्कलाइल मेटल होते हैं, जो ग्रुप वन का मेटल होता है, वो सबसे अधिक विद्युत धनी होता है, क्योंकि उनके बाहरी कोष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका आकार जो है वो अपने आप जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा होता है। इस कारण से वो आसानी से जो है वो त्याग कर देंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो कौन होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो ग्रुप फर्स्ट होता है जिसको एल्कलाइल मेटल कहा जाता है। एल्कलाइल मेटल। तो ग्रुप वन जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ग्रुप वन और ग्रुप टू तो मैंने बताया ही है, जो एल्कलाइल अर्थ मेटल वो होता है। ठीक है। क्यों होता है ये भी मैंने बता दिया। अब समूह में ऊपर जो समूह एक में ऊपर से नीचे जैसे ही जाते हैं तो क्या आता है? ग्रुप वन में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो कौन सा आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ऐसे ही तो आता है ना। तो आकार कैसे बढ़ रहा है? नीचे पहुंच रहे हो तो आकार सबसे ज्यादा इसका होगा। अब जब सबसे ज्यादा इसका आकार होगा तो ये जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी आयनन ऊर्जा जो है वो पूरे आवर्त सारणी में सबसे कम हो जाती है। तो सीजियम जो है, इसका जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे कम होता है। सबसे कम जो है वो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, इसीलिए यह ब्रह्मांड का सबसे अधिक विद्युत धनात्मक जो है वो अस्टेबल तत्व भी कहा जाता है। ये जो है वो ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेबल एलिमेंट। ठीक है, यूनिवर्स का सबसे अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्टेबल एलिमेंट। स्टेबल मतलब स्थिर तत्व, मतलब एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। सोडियम की बात करें तो सोडियम देखो ना, वो आप पीरियोडिक टेबल को देखो, सोडियम जो है वो कहाँ आ रहा है? लिथियम के थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो इनमें जो है वो क्षमताएं जो है वो कम होगी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सीजियम जो होता है, सीजियम की आयनन क्षमता बहुत ज्यादा जो है वो कम होती है। अब जब इसकी आयनन क्षमता बहुत कम होती है, इस कारण से ये लाइट की जो किरणें जब इस सीजियम पे पड़ती है, तो यह जो है वो इलेक्ट्रॉन को तुरंत जो है वो उत्सर्जित कर देता है। यह जो है वो पढ़ते ही इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है वो सोलर पैनल और फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स है वहां पे किया जाता है। तो फैक्ट देखो यहाँ से क्या क्या बनते चला जा रहा है। तो इसका यूज जो है वो कहाँ हो रहा है? तो मैंने बताया कि इसका यूज जो हो रहा है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स है वहां पे होता है। दूसरा मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि सोलर पैनल में होता है। सोलर पैनल में होता है। क्यों होता है? क्यों होता है सोलर पैनल में? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को जैसे ही इस पे डालोगे, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी इसका है, तो जैसे ही इस पे रेडी जो है वो लाइट डालोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और उसी इलेक्ट्रॉन से तो हमको काम है ना। उसके बाद जो है वो फ्रांसियम की बात करें तो फ्रांसियम जो है वो सोडियम से नीचे आता, जो है वो सीजियम से नीचे आता है। लेकिन यह जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और कुछ ही मिनटों में ये नष्ट हो जाता है, इसीलिए सीजियम को ही व्यवहारिक रूप से सबसे ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। कमरे के तापमान पर यह लगभग जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है, इस कारण से सीजियम जो है वो लिक्विड फॉर्म पर बना हुआ रहता है, तो लिक्विड मेटल भी सीजियम को कहा जा सकता है। गैलियम जो है वो भी लिक्विड मेटल के रूप में आ जाता है। तो सवाल आपसे कभी भी पूछा जाए कि सौर पैनल, सौर सेलों में किस तत्व का यूज जो है वो किया जाता है, तो आपका सीजियम आंसर होना चाहिए। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीजियम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो क्या है? तो वो है फ्लोरीन।
वो है फ्लोरीन, आपको ध्यान रखना है। और एप्लीकेशंस मैंने सीजियम का बता दिया, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में और सोलर पैनल में, ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि रिड्यूसिंग पावर जो होता है, रिड्यूसिंग पावर जो एल्कलाइल मेटल का होता है, क्षारीय धातु का जो होता है, वो एक्वस सॉल्यूशन में उसका ऑर्डर जो है वो कैसे होता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या हुआ, वो चायक सामर्थ्य, ठीक है। तो जलीय विलयन जो होता है उसमें क्षारीय धातु के दूसरे को रिड्यूस करने की जो क्षमता होती है उसको रिड्यूसिंग पावर होती है। उसी के बढ़ते क्रम में आपको इसको जो है वो सजाना है, ठीक है। तो सामान्यतः हम सोचते हैं कि जो धातु होता है वो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करती है, यानी जिसकी आयनन ऊर्जा जो है वो कम होती है, जैसे कि सीजियम, वह उतनी ही अच्छा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। गैसीय अवस्था में तो ये सही हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल सारे कंडीशंस के लिए ये सही जो है वो नहीं होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे जो है वो कम होती जाएगी, वैसे वैसे आप सोचोगे कि रिड्यूसिंग एजेंट भी वो उतना ही अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये केवल और केवल गैसीय स्टेट के लिए सही हो सकता है, अदरवाइज और किसी के लिए नहीं सही हो सकता है। लेकिन हमें देखो, हमें क्या पूछ रहा है, हमें एक्वस सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान रखना ही पड़ेगा। प्रश्न जो है वो जलीय विलयन पूछ रहा है, तो जलीय विलयन में अपचायक क्षमता जो होती है वो तीन चीजों पर निर्भर करती है। पहले तो मैं नोट करके लिख देता हूं, आपको याद रखना है कि नॉर्मल जो गैसियस स्टेट होता है, गैसियस स्टेट मतलब सीधा सा गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट, नॉट अ स्टेट, लेकिन हमारे यहाँ यही चलता है स्टेट। तो गैसियस स्टेट जो होता है, उस स्टेट में क्या होता है, इसमें जो है वो गैसियस स्टेट में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे जैसे जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो जितना कम होगा, उतना ही अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो उतना अच्छा होगा, ये जो है वो गैसियस स्टेट के लिए आता है। लेकिन नॉर्मल ऐसा नहीं होता है। हमें पूछ रहा है, हमें एक्वस सॉल्यूशन का पूछ रहा है, एक्वस का हमें पूछ रहा है। तो एक्वस का जो है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। तीन चीजों पर यह निर्भर करता है, जिसको ब्राउन हैबर चक्र भी कहा जाता है। तो पहला सब्लिमेशन एनर्जी पे निर्भर करता है। सब्लिमेशन एनर्जी मतलब ऊर्ध्वपातन ऊर्जा पे निर्भर करता है। सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी मतलब क्या हुआ कि कोई चीज सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो वही तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। उसके बाद तीसरा जो है वो निर्भर करता है हाइड्रेशन एनर्जी पर। हाइड्रेशन, जलयोजन ऊर्जा इसको कहा जाता है, एनर्जी पे, हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड जो है वो करता है। लिथियम का आकार जो है वो सबसे छोटा है इस यहाँ पे, लिथियम का जो आकार है वो सबसे छोटा है। अब जब लिथियम में, लिथियम या अब जब यह जो है वो पानी में लिथियम को डालते हैं तो ये आयन बना देगा। लिथियम आयन बनाता है, तो पानी के अणु जो है वो इसके चारों ओर इसको जो है वो घेर लेते हैं, जिसके कारण ये अपार मात्रा में जलयोजन ऊर्जा जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो बाहर निकलती है। अब यह ऊर्जा इतनी ज्यादा अधिक हो जाती है कि यह जो लिथियम होती है उसकी उच्च यानियन आयनन जो ऊर्जा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो ज्यादा होती है, उसको यह भरपाई कर देती है। इसी जल योजित जो ऊर्जा है उसी के कारण लिथियम जो होता है वो जलीय विलयन में पूरी आवर्त सारणी में सबसे स्ट्रॉन्ग जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो लिथियम होता है। क्यों होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो लिथियम जो है वो क्या है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो अपचयन करने की जो क्षमता होती है इसकी सबसे ज्यादा होती है। तो हम यदि ऑर्डर में इसको समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले जो है वो कौन आएगा, तो सबसे पहले जो ऑर्डर में आएगा वो सोडियम आएगा। सोडियम जो है वो सबसे कम होगा। उसके बाद जो सोडियम के बाद जो आएगा, सोडियम है, उसके बाद जो है वो पोटेशियम आएगा। पोटेशियम है, उसके बाद जो है वो सोडियम पोटेशियम, उसके बाद जो है वो रुबिडियम आएगा।
सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, रुबिडियम के बाद जो है वो सीजियम आएगा, और सीजियम के बाद जो है वो लिथियम आएगा। ठीक है, सीजियम के बाद जो है वो लिथियम आएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा? वो लिथियम होगा, और सबसे कमजोर कौन हो रहा है? तो वो सोडियम हो रहा है। ठीक है, तो सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। सबसे ज्यादा जो है वो लिथियम होगा, ये आपको याद भी रहता तो यहां से आप कर सकते थे क्वेश्चंस को। तो कई बार क्वेश्चन ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप जब ऑप्शंस को ध्यान में रखते हो तो देखो एक ही ऑप्शन से सारा क्लियर हो जा रहा था। बाकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात हम करें तो लिथियम का इलेक्ट्रोड जो होता है वो विभव सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, सबसे अधिक नेगेटिव होता है। तो इसे जो है वो सर्वश्रेष्ठ अपचायक बनाता है। किस कारण से ये बनता है लिथियम सर्वश्रेष्ठ अपचायक? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो अधिक ऋणात्मक होता है, सबसे अधिक जो है वो नेगेटिव होता है, लगभग -3.04 जो है वो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और लिथियम जो है वो पानी में जब आयन बनाता है, आयन का फॉर्मेशन करता है, तो वहां पे हाइड्रेटेड होता है। इसीलिए इसका जो जलीय आकार जो होता है वो हाइड्रेटेड साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है, और जलीय जो है वो चालक ये एक्वस कंडक्टिविटी जो है वो इसकी सबसे कम हो जाती है। तो बहुत चीजें नहीं समझनी है जो मैंने बताया वो आप ध्यान रखिएगा। बाकी नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्षारीय धातु जो होते हैं उनमें क्या क्या चीजें आपको मिलती है, ये आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो क्षारीय जो धातु होती है, तो हमें जो बात कर रहा है क्षारीय धातु मतलब कौन सा? एल्कलाइल मेटल की बात हो रही है, मतलब सीधी सी बात है कि हमें ग्रुप वन की बात हो रही है। ग्रुप वन की बात हो रही है। अब ग्रुप वन में कौन सा है? लिथियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ठीक है, इनके भौतिक और रासायनिक विशेषताओं पे हमको बात करनी है। तो आयोनाइजेशन ऊर्जा जो है वो सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो है वो अपने अनुकूल आवर्त में सबसे छोटा आकार है। अपने अनुकूल जो है ये आवर्त में सबसे छोटा आकार है, तो यह पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि क्षार धातुओं का अपना आवर्त में आकार जो है वो सबसे बड़ा होता है। हाइड्रोजन जो है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो सबसे छोटा आकार में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी की बात करें तो हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इनके पास जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होता है। तो यस, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, यही जो है वो हमारा उत्तर बनेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो किसी गैसीय परमाणु के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। कोई एक गैसियस जो है वो परमाणु है, कोई गैसियस एटम है। अब यहां से हमको जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो है वो बाहर निकाल के पॉजिटिव लाना है। तो बाहर निकालने के लिए जो है वो जरूरी हमको होगा वही आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमें जरूरी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी जरूरी होगी। क्षार धातुओं का अपना जो संबंधित आवर्त होता है पीरियड में आकार जो है वो सबसे बड़ा होता है। इसके कारण इसके बाहरी कोश में केवल एक ही जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं, जो कि नाभिक से बहुत दूर होते हैं। इस कारण से नाभिकीय आकर्षण बल जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बहुत कम होता है। इस कारण से थोड़ी सी भी ऊर्जा जब इनको दे देते हो तो बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से वो त्याग कर देगा, और जो है वो इनर्ट गैस या फिर नोबेल गैस जैसा व्यवहार जो है वो करने लगेगा, और यही तो उसको स्टेबल करता है ना। इसी कारण से आयनन ऊर्जा जो है वो पूरे आवर्त सारणी में सबसे कम जो है वो किसकी होती है? तो आयनन ऊर्जा सबसे कम जो होती है वो ग्रुप वन की होती है, मतलब क्षारीय धातु की होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और सबसे ज्यादा जो आकार जो है वो किसका होता है? आकार की जब बात आ रही है, सबसे छोटा आकार जो है वो किसका होता है? तो सबसे छोटा जो आकार होता है, आकार सबसे छोटा वो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन ग्रुप है उसका होता है। हाइड्रोजन जो ग्रुप होता है उसका सबसे छोटा आकार होता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है, तो ये तो गलत है। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहता है, मतलब ग्रहण नहीं करेगा, तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी होगा, ये तो पॉजिटिव होगा। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसका होता है वो NS2 NP1 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल इसका NS1 तक जाएगा ना, तो ये 2 कहां से आ गया? तो ये केवल और केवल कहां तक जाएगा? ये तो NS1 तक ही जाएगा, 2 तक जाएगा ही नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आयनन ऊर्जा कम होने और मेटेलिक बॉन्ड इसका कमजोर होने के कारण ये सारे जो धातुएं होती हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, बहुत ज्यादा नरम होती हैं। इन कारण से इनको जो है हम चाकू से काट सकते हैं, जैसे कि सोडियम को काट सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम को काट सकते हैं। तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हो? चाकू से भी काट सकते हो, नाइफ से काटना। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, इस कारण से ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा।
तो लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसका लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होता है तो रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऑक्साइड के अम्लीय गुण का सही क्रम जो है वो आपको बताना होगा। तो कई सारे ऑक्साइड्स दिए गए, ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करके अपना जो है वो कंपाउंड बना रहा है, तो उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको घटते क्रम में आपको सजाना है। एसिडिक स्ट्रेंथ को घटते क्रम में सजाना है। तो कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट होता है कि मेटल और नल मेटल के ऑक्साइड, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो आमतौर पर एसिडिक्स होते हैं, ये तो आपको पता है। और मेटल के जो है वो बेसिक होते हैं। नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, ये तो आपको पता है। दूसरा कंसेप्ट क्या आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तत्व के ऑक्साइड की अम्लीय शक्ति जो होती है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेज से सीधा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला कंसेप्ट ये याद रखना है। दूसरा कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जो ऑक्साइड की अम्लीय शक्ति होती है, कोई भी ऑक्साइड है, इस ऑक्साइड का यदि एसिडिटी चेक करनी है, एसिडिक पावर चेक करनी है, तो वो एसिडिक पावर जो है वो कैसे चेक होगा? अब ये जो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उसका होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक पावर उसका होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या इसके जितनी ज्यादा अधिक होगी उतना ही ज्यादा वो प्रबल होगा। तो अब आप जो है वो ऑक्सीकरण संख्या चेक कर लो कि किसका जो है वो ज्यादा है। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन एनर्जी जो तो हमने आपको निकालना बताया ही है कि ऑक्सीडेशन एनर्जी जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो देखो, एक बार मैं बस निकाल के आपको दिखाता हूं कि कैसे बस ये ऑक्सीजन का नंबर पे फर्क पड़ता है। ठीक है, इस ऑक्सीजन के नंबर पे फर्क पड़ता है। तो हमें N2O5 बस देखना है, N2O5 हमें देखना है। अब ये N2O5 को आप देखो, N2O5 जो है वो क्या है? डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है। यहाँ जो है वो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +5 है। कैसे है देखो, निकाल देता हूं मैं। नाइट्रोजन को हमको निकालना है तो उसको x मान लो, 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 2 एटम है, उसके बाद प्लस है, ऑक्सीजन का -2 होता है और 5 से गुना करना है तो ये इधर 0 आ जाएगा। अब देखो, ये जितना ज्यादा गुना करोगे ये इधर जाने वाला है, माइनस में जाने वाला था, 5 दूना 10, और ये किधर जाके माइनस जब आएगा, -10 जब आएगा तो ये इधर जाके +10 हो जाएगा। तो इधर पॉजिटिव में होने वाला है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उसका होगा, उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उसका होगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 5 हो रहा है क्योंकि 5 दूना 10 कट रहा है। तो जितना ज्यादा, सबसे ज्यादा, अगर 5 जब से सबसे ज्यादा है तो 5 वाला को सबसे ज्यादा में रख देंगे और उसके बाद वाला सब आएगा। तो 5 वाला सबसे ज्यादा 2 में है, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये और ये तो खत्म हो गया कम से कम। अब 2 वाला देख लो, तो 2 वाला यहाँ यहाँ दोनों में है, इसके बाद यहाँ पे 2 वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर जाएगा। बस ऑक्सीजन की संख्या है उसको देखना था और ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए था। ये ऑलरेडी हमने एक बार और भी डिस्कस किया है। ठीक है, रसायन विज्ञान में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, कुछ ऐसे जो है वो ऑक्साइड्स होते हैं, वो पूरी तरीके से नेचुरल होते हैं, उदासीन होते हैं, तो उनको आपको रखना होगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया जिसको लाफिंग गैस कहते हैं, उसके बाद जो है वो वाटर हो गया। ये सब क्या है? तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। तो आपको न्यूट्रल ऑक्साइड्स को याद रख लेना है। न्यूट्रल मतलब जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स मतलब क्या हुआ? उदासीन होते हैं, उदासीन जो है वो होते हैं। तो पहला आपको लिखना है क्या? तो पहला आपको लिखना है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा आपको जो है वो लिखना है वो नाइट्रिक ऑक्साइड। तीसरा जो आपको लिखना है वो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस इसको कहा जाता है। चौथा आपको लिखना है वाटर। ये सारे जो होता है वो नेचुरल ऑक्साइड्स होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एसिड रेन आपको पता है क्या होता है? एसिड रेन जो होता है वो सल्फर के डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल वर्षा का कारण होते हैं। एसिडिक रेन का कारण SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं। ठीक है, तो SO2 सल्फर का डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो इसका जो है वो मेन रीजन जो है वो होता है। तो एसिडिक नेचर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। तो ये कंसेप्ट समझ लोगे, सब कुछ खत्म है, आप आसानी से जो है वो कर सकते हो चीजों को। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है आपको साइज के बारे में।
साइज ऑफ एटम है उसके बारे में, एटॉमिक साइज के बारे में पूछा है। तो आपको पता है कि एटॉमिक साइज जो है वो नीचे की ओर जब हम आएंगे तो वो जो है वो इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो वो जो है वो डिक्रीज करेगा। ये आपको पता है। तो ये इंक्रीज हो रहा है और ये जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब हम देखते हैं। तो जब आप देखोगे कि आवर्त सारणी में जो हमारा ऑप्शन है वो कहाँ आ रहा है, तो आवर्त सारणी में लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। लिथियम है और सोडियम है और पोटेशियम है। तो लिथियम का 11 है। हाँ, लिथियम बोल रहा हूँ। सोडियम का 11 है। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर हो गया। मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर हो गया। और एल्युमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर हो गया। मतलब ये कैसे जा रहा है, तो ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो मैंने बोला कि जब भी राइट टू लेफ्ट जाओगे तो वो डिक्रीज करेगा साइज। साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो कैसे बनेगा, तो ऑप्शन जो बनेगा वो पहले आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से बड़ा जो है वो कौन सा होगा, तो मैग्नीशियम से बड़ा जो है वो एल्युमिनियम होगा, और एल्युमिनियम है उससे बड़ा जो है वो सोडियम होगा। तो सोडियम जो है वो सबसे बड़ा एटॉमिक साइज में आएगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बाएं से दाएं जब जाएंगे तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है वो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नियम अनुसार आकार जो है वो घटेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो 13 आ रहा है, एल्युमिनियम का जो 13 आ रहा है, वो आप देखोगे कि आना चाहिए था कहाँ, सोडियम से पहले आना चाहिए था। ठीक है। पहले जो है वो जैसे ऐसे चलना चाहिए था ना, 13, 12, 11। लेकिन ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हो कि वो 13, 12, 11 नहीं है। ठीक है। 13, 11, 13, 12, 11 नहीं है। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 13, 12, 11। होना चाहिए था बाएं से दाएं जा रहे हो, मतलब पहले आप आएगो सोडियम पे, फिर आओगे जो है वो जो है वो ऐसे ही जाएगा। सबसे बड़ा जो साइज होगा वो 11 सोडियम का होगा, उसके बाद मैग्नीशियम का होगा, देन एल्युमिनियम का होगा। लेकिन ये वाला जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, और हमसे पूछा जाए कि कौन सा इनकरेक्टली जो दिखा रहा है, तो इनकरेक्टली तो सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी आप देखोगे तो सब सही है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो जाएगा, वो सही है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो सबसे जो है वो नीचे की ओर आएगा। उसके बाद जो है वो सी वाला आ जाता है। तो वो सारे ऑप्शन जो है वो सही है, लेकिन यही जो ऑप्शन है वो गलत है। यहाँ से याद क्या आपको रखना है कि लेफ्ट टू राइट जो है वो आप जाओगे तो डिक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम जब आएगा तो वो इंक्रीज करेगा संख्या। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम आपको दिखाना है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का सही क्रम दिखाना है आपको। तो ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आवर्त सारणी में जैसे ही आप बाएं से दाएं पर जाते हो, इसका मतलब क्या हो रहा है। आवर्त सारणी में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आकार जो है, साइज जो है वो क्या होता है, घटता है। अब साइज घट रहा है, इस कारण से उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़नी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़नी चाहिए। ठीक है। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा कि हमें क्रम इस तरीके से होना चाहिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ऐसे जो है वो क्रम होना चाहिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ठीक है। ये जो है वो क्रम होना चाहिए। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका पूरा लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर पूरा भरा हुआ या फिर आधा भरा हुआ ऑर्बिट जो होता है ना, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो प्रदान करता है। ये आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें आपको जो है वो जो है वो हेल्प करेंगे जब क्वेश्चन को टफ किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन टफ नहीं है। यहाँ पे सीधे आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन टफ करेगा तो वहां ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको फुल्ली फिल्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसका जो है वो ऑर्बिट, या फिर हाफ फील्ड है उसका जो है वो ऑर्बिट, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैग्नीशियम को आप देखोगे तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम जो है वो 12 होता है। तो इसका जो बाहरी कक्षा होगा, जैसे मैग्नीशियम का आप जो है वो लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वो कैसे लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो यहाँ जो एस कक्षा है वो पूरी तरीके से स्टेबल है। इसमें तो टू ही होगा ना, पूरी तरीके से स्टेबल है। उसी तरह से जो है वो एल्युमिनियम है, यहाँ पे पी कक्षा है। ठीक है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि नियम के विपरीत जो है वो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालकर एल्युमिनियम से ज्यादा कठिन हो जाता है। इस कारण से मैग्नीशियम की आयनन ऊर्जा जो है वो अधिक होती है एल्युमिनियम से। आप जो है वो समझ समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से ही ये चलता है। ठीक है। तो कंक्लूड आप क्या करोगे, कंक्लूड करोगे
कि आपका जो है वो आंसर जो है वो कौन सा होगा, तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही विकल्प। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये ध्यान रखना है कैसे कैसे चल रहा है। ये वाला देखो सोडियम है, तो सबसे पहले ऐसे देखो, ये क्रम पूरी तरीके से तो सही नहीं होगा ये। ठीक है, ये वाला सही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आपको कैसे याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि सोडियम जो है, सोडियम से मैग्नीशियम जो है वो बड़ा होगा, तो उसका आयनन क्षमता जो है वो सोडियम से मैग्नीशियम का आयनन क्षमता ज्यादा होगा। उसके बाद मैग्नीशियम से आयनन क्षमता किसका ज्यादा होगा, एल्युमिनियम का ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का ज्यादा होगा एल्युमिनियम से। तो मैग्नीशियम का जो है वो ज्यादा होगा किससे, एल्युमिनियम से। उसके बाद जो है वो एल्युमिनियम से जो है वो एसआई जो है वो बड़ा है, इस कारण से एल्युमिनियम से जो है वो एसआई का बड़ा होगा आयनन क्षमता। ठीक है, एल्युमिनियम से एसआई का जो आयनन क्षमता जो है वो बड़ा होगा, तो एल्युमिनियम से बड़ा होगा एसआई का। तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है वो लगा सकते हो, NaMgAlSi। ठीक है, ये वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से लिखा जाता है, तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका लिखोगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखना उतना आवश्यक है नहीं। तो मैग्नीशियम की आयनन ऊर्जा जो है ना, वो एल्युमिनियम से अधिक होती है। क्यों होती है, तो ये एक्सेप्शन होता है, जो कि बार बार पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। नोट में मैं इसीलिए लिख देता हूँ, इसी कारण से ये सवाल भी पूछा गया है कि मैग्नीशियम का जो आयनन ऊर्जा होता है, मैग्नीशियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, वो एल्युमिनियम से ज्यादा होता है, एल्युमिनियम से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये करेक्ट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों, एक्सेप्शन हो जाता है, 3s2 स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात आ जाती है, वो कक्षा जब आप भरोगे ना तो उसकी बात आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तत्व दिया हुआ है ABCD और E, जिनका परमाणु क्रमांक जो है वो 2 3 7 10 और 30 है, तो इनमें से कौन सा जो है वो समान आवर्त से संबंधित होंगे, समान आवर्त से संबंधित होंगे। तो किसी भी तत्व का पीरियड जो है वो उसके परमाणु में मौजूद जो ऑर्बिट्स होते हैं उस पर डिसाइड करता है। तो आपका जो आवर्त होता है, आवर्त मतलब जो पीरियड होता है, कोई भी तत्व है उसका जो पीरियड होता है, उसका जो आवर्त होता है, वो आवर्त किस पर डिपेंड करता है, तो वो आवर्त डिपेंड करता है कि उस जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो सेल है, सेल्स है, उस एलिमेंट का जो ऑर्बिट्स है, उनकी संख्या क्या है, उनके नंबर्स क्या है, उस पर ही वो डिपेंड जो है वो करेगा। जैसे हम बात करते हैं 2 की, तो ए का जो वैल्यू है वो 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये हीलियम है, ये हीलियम है। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल जो है वो इसके पास कौन सा कक्षा होगा, तो केवल और केवल इसके पास, चूंकि इसका एटॉमिक जो है वो जब इसका 2 है, तो 2 के लिए हम केवल और केवल जो है वो के सेल इसके पास होगा। ठीक है, जैसा सेल क्या चलता है, KLMN। ठीक है, KLMN, ऐसे ही तो सेल चलता है ना। तो ये इसमें पहला सेल होगा, तो एक ही सेल हो रहा है, एक ही कक्षा इसमें आ रही है। तो जब एक कक्षा आएगी, तो एक कक्षा जब आएगी तो इसका मतलब इसका पीरियड जो है वो 1 हो जाएगा। उसी तरह से जो 3 है, 3 मतलब कौन सा है, तो Z इक्वल टू जब 3 है, तो ये लिथियम की बात आ रही है, लिथियम की बात आ रही है। यहाँ जो जेड है ये 3 है, ये लिथियम है, लिथियम है। अब इसका जो सेल आएगा वो कहाँ जाएगा, तो 3 है, तो एक तो के में जाएगा और के बाद एल में भी जाएगा, तो के और एल दोनों में जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा पीरियड। उसके बाद जो है वो, उसके बाद 7 है, तो जेड बी के बाद सी आता है, तो सी का जो है वो 7 आता है, 7 आ रहा है, मतलब कि जेड इक्वल टू कितना होगा, 7 होगा। तो नाइट्रोजन ये बात आ रही है, नाइट्रोजन को जब देखोगे तो 7 है, तो के और एल दोनों में जाएगा, 4 और 2 6, 6, वो तो एसपीडीएफ चलता है ना, तो जो है वो ये दोनों में जाएगा, के और एल जो है वो दोनों में जाएगा। लेकिन क्योंकि लिखोगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे तो पहले में 2 भरोगे, दूसरे में 5 भरोगे, तो 7 तो भर लिए, तो के में भी जाएगा, एल में भी जाएगा, तो इस कारण से ये भी पीरियड जो है वो 2 हो जाएगा। उसी तरह से डी जब लिखोगे, तो डी लिखोगे 10 लिखोगे, और 10 के लिए जो आपको आएगा वो आएगा नियोन। अब नियोन का आप लिखोगे तो 2 लिखोगे, 8 लिखोगे, तो ये भी के और एल में जा रहा है, तो इस कारण से इसका भी 2 पीरियड होगा। उसके बाद जो है वो जो है वो ई लिखोगे, ई का जो जेड है उसका 30 है, मतलब ये जिंक की बात हो रही है। अब जिंक का जब आप लिखोगे 30 जब लिखना होगा, तो 2 8 18 2, तो ये जो है वो 4 तक चला जा रहा है, तो 4 कक्षाएं हुई, इसका मतलब ये पीरियड जो है वो 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही करके सबको जो है वो लिखा जाता है। तो पीरियोडिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स
ग्रुप नंबर बराबर क्या होता है? पीरियोडिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स या फिर ऑर्बिट, ये हो गया। ये पीरियड बराबर हो गया। दूसरा यहीं पे आपको फैक्ट क्या याद रखना है, यही से आपका आंसर जो है वो बनेगा। दूसरा आपको याद रखना है कि ग्रुप नंबर बराबर क्या होगा। आपको ग्रुप फाइंड करना है तो क्या होगा, ग्रुप नंबर यदि आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है उसी पर ये होता है। तो ये जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखोगे तो सबसे जो लास्ट वाला सेल होता है उसमें कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारा क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, हमें पूछ रहा था तत्वों को आपको समान आवर्त सारणी से संबंधित है। तो समान आवर्त सारणी में दो 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 कौन सा है, तो बी सी डी, बी सी डी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल पूछा रहा है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात आ रही है तो हमने ऑलरेडी बता दिया था, उसमें सीजियम को ही कहा जाता है, सीजियम को ही कहा जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होता है, तो धातुओं का सबसे बड़ा गुण है, यह परमाणु के आकार पर निर्भर करता है। सीजियम जो है एटॉमिक नंबर 55 होता है इसका। और यह समूह जो है वो एल्कलाइल मेटल का तत्व है। इसका आकार जो है वो अपने सभी स्थिर जो समकालीन जो तत्व है उनमें सबसे बड़ा होता है, जिसके कारण इसकी अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होती है वो 6s1 नाभिक पर जो है वो नगण्य हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है वो जो है वो छोड़ सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की जब हम बात करेंगे, तो जब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको चेक कैसे करते हैं, तो उसको पॉलिंग स्केल पे चेक करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को चेक करना है तो वो पाउलिंग स्केल पे होता है चेक, पाउलिंग स्केल है उस पर चेक होता है, चेक होता है। तो जब आप यहाँ पे चेक करोगे तो सीजियम होती है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है, ठीक है। जिसकी ऋणात्मकता जो है वो सबसे कम होगी वही उसकी जो धनात्मकता जो होती है वो सबसे अधिक होती है, सीधी सी बात है। एटॉमिक जो घड़ी होती है उसमें सीजियम का ही यूज किया जाता है। तो ये इसका जो परमाणुओं के कंपन का उपयोग जो है वो दुनिया की सबसे सटीक घड़ियां जो एटॉमिक घड़ी होती है उनमें 1 सेकंड की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा तय करने के लिए जो है वो किया जाता है। तो इसका जो सीजियम का जो यूज किया जाता है, CS 130, 130 नहीं 133, 130 का यूज जो है वो एटॉमिक क्लॉक में किया जाता है, एटॉमिक क्लॉक है वहां पे किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गलनांक जो है वो केवल 28.5 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारा रूम टेम्परेचर ही उतना होता है। जैसे ही हथेली पे इसको रखोगे ना तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा गैलियम की तरह, जैसे गैलियम पिघलता है हमने बता रखा है। दिया हुआ है बीई, बी, एमजी और एएल, निम्न में से किसका जो है वो द्वितीय आयनन विभव जो है वो अधिक होता है। तो बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने की सबसे अधिक जो है वो जो ऊर्जा होगी, सेकेंडरी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस में मिलेगी, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो द्वितीय आयनन विभव आपको निकालना है। द्वितीय आयनन विभव को आप इस तरह से लिखते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे लिख दिया और दूसरा निकाल रहा है इस कारण से 2 लिखेंगे। तो ये जो है वो इसका अर्थ है कि एक आयन निकाल दिए हैं, उसके साथ ही साथ एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालना है, मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालना पड़ेगा। आपको जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालना पड़ेगा। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो संरचना बची हुई वो कितना ज्यादा स्टेबल है या फिर नहीं है। तो समझ में आया कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे होगा, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो दूसरा इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से निकाल सकता है, इस बात पे बात बनती है। तो आपको दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो पहला जो है वो बेरिलियम दिया हुआ है, ठीक है। बेरिलियम दिया हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 4 होता है। जब आप इसका जो एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखोगे इसका, तो 1s2 2s2 आएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 वाले में से निकल सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये बहुत आसानी से निकाल देगा। तो उसके बाद क्या हो गया, 1s2 2s1। तो ये एक और निकालना बहुत ज्यादा आसान है। तो ये इजी है, आसानी से निकल जाएगा ये, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल होना चाहेगा। दूसरा जो है वो बेरिलियम है, उसके बाद जो दूसरा आता है बोरोन आता है।
बोरोन जो है इसका जो है वो 5 आता है। इसको एटॉमिक नंबर लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1s2, 1s2, उसके बाद जो है वो 2s2, 2s2, उसके बाद 2p1। तो 1 तो आसानी से निकाल देगा। 1 तो जैसे ही निकालेगा तो पी वाला सीरीज जो है वो खत्म हो जाएगा। 1s2, 2s2 जो है वो हो जाएगा। अब इसका मतलब ये पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है। ये पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है, तो ये जो है वो पूर्णतः भर गया है इस कक्षा। तो ये जो है वो स्टेबल हो गया है। यहां से निकालना बहुत मुश्किल है अब। उसके बाद तीसरी बात आती है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो होता है वो 12 होता है। तो इससे जब निकालेंगे तो क्या होगा? तो पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसी के साथ साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? तो ये जो होगा 3s2 होगा। 3s2 होगा। यहाँ से एक निकाल देंगे तो सोडियम का वैसा ही रह जाएगा, और एक जो है वो 3s1 आ जाएगा। तो इसको भी निकालना जो है वो आसान है, इजी हो जाएगा, आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद चौथा जो आता है वो एल्युमिनियम आता है। एल्युमिनियम जो है उसका 13 होता है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसके साथ जो है वो 3s2, 3p1, 3p1। तो 1 जब निकाल दोगे तो ये क्या बचेगा? सोडियम बच जाएगा, और सोडियम के साथ जो है वो 3s2 बच जाएगा। 3s2 बच जाएगा। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? 3s2 जब बचा, इसका मतलब ये पूर्णतः जो है वो स्टेबल हो जाएगा। ये पूर्णतः जो है वो स्टेबल हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया है? तो अब यहाँ से हम आंसर्स की बात करते हैं कि सवाल हम हमारा है कि द्वितीय आयनन विभव जो है वो अधिक होता है। तो या तो द्वितीय आयनन विभव अधिक होगा इसका, या तो होगा मैग्नीशियम का। बेरिलियम होगा या फिर मैग्नीशियम होगा। अ, बेरिलियम या फिर मैग्नीशियम नहीं। स्टेबल क्या है पूछ रहा है कि निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव जो है वो अधिक होता है? द्वितीय आयनन विभव जो है वो अधिक होता है, ये पूछ रहा है। तो ये ऐसे हो गया। अब हमारे पास दो स्टेबल हो जाते हैं, तो बेरिलियम है और एल्युमिनियम है, दोनों स्टेबल है। दोनों में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास लगेगी? अब ये जो बेरिलियम है, ये वाला जो बेरिलियम है और उसके साथ ही साथ जो एल्युमिनियम है, ये दोनों स्टेबल है। तो इनमें से सबसे ज्यादा ताकत जो है वो किसमें लगानी पड़ेगी? तो ताकत लगानी पड़ेगी सबसे ज्यादा दोनों दोनों में से दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ताकत लगेगी। लेकिन जो बोरोन का आकार जो होता है ना, वो एल्युमिनियम के आकार से छोटा होता है, इसीलिए बोरोन में ताकत जो है वो ज्यादा लगानी पड़ेगी निकालने में। बोरोन में ताकत ज्यादा लगाने पड़ेगी निकालने में। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि बोरोन जो है वो ज्यादा निकालने में ताकत पड़ेगी। इसी कारण से बोरोन के नाभिक का आकर्षण जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पर अत्यधिक होगा, और बोरोन का द्वितीय आयनन विभव जो है वो सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बेरिलियम का अधिक होगा, और दूसरा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बोरोन का अधिक होगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो कंसेप्ट जब क्लियर रहेगा तो हर चीजें आप आसानी से कर सकते हो। सवाल है कि उन तत्वों के समूह को छांटिए जिनमें केवल धातुएं ही हैं। केवल धातु की बात हो रही है। तो धातु वे तत्व होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, मेटल वैसे तत्व होते हैं वो क्या करेंगे? आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे और पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, कैटायन जो है वो बना लेंगे। और आवर्त सारणी जो होती है उसमें एस ब्लॉक बाईं ओर, एस ब्लॉक, और जो डी ब्लॉक होता है दाईं ओर, उनके बीच का जो एलिमेंट होता है वो जो है वो धातु ही होता है। वो धातु ही होता है। तो यहाँ पे जो है वो आप धातुओं की बात करेंगे तो बेरियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा। उसके बाद जो है वो सीजियम हो, कैल्शियम हो जाएगा, सीजियम बोलो, कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया और सोडियम हो गया। ये सारे जो है वो मेटल्स ही होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और अदर जो ऑप्शन है वहां पे चीजों को आप छांट सकते हो, जैसे कार्बन जो है वो नॉन मेटल आ जाएगा। इस वाले में कार्बन जो है वो नॉन मेटल आ गया। सेकंड ऑप्शन में बात करेंगे तो ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल आ जाएगा। ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल आ जाएगा। इस बारे में जब यहाँ पे जब आओगे ऑप्शन नंबर सी में जब आओगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटल आ जाएगा। ठीक है, तो आ ही जाता है। तो एस ब्लॉक का समूह 1 और समूह 2 के तो सभी तत्व होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, तो वो सारे जो है वो धातु ही होते हैं। तो आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं के बीच एक जो है वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनती है, जिग जैग जो रेखा बनती है, जहां पे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम जैसे तत्व जो है वो पाए जाते हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। और उस जिग जैग ऐसे बनती है, इस जिग जैग वाले जो है वो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला जाता है? तो आपने कोई मेटेलॉइड्स शब्द है जो है वो है सुना है? मेटेलॉइड्स शब्द के बारे में क्या आपने सुना है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेटेलॉइड शब्द होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
तो इस जिगजैग पाथ को क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट में बता दो। बाकी आपका आंसर ये है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु की धातु ऑक्साइड जो है वो बनाने की प्रवृत्ति जो है वो सबसे अधिक होती है। तो सबसे ज्यादा मेटल ऑक्साइड जो है वो कौन बनाएगा, तो मेटल ऑक्साइड कैसे बनाती है, तो ये सब सब जो काम करेगा वो रिएक्टिविटी सीरीज पे काम करेगा। कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्साइड बनाने की जो प्रवृत्ति रखती है उसको रिएक्टिविटी कहा जाता है, या फिर उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है उस पर यह डिपेंड करता है कि उसकी रिएक्टिविटी क्या है या फिर उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो क्या है। धातु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वह उतनी ही तेजी से ऑक्सीजन के साथ जो है वो बंध बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, जो ये जो ऑक्साइड बनाना है, टेंडेंसी जो ऑक्साइड बनाने की होती है, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये जो है वो डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट जो फैक्टर होता है वो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी जो है वो होती है, जो सक्रियता होती है वो होती है, और दूसरी जो होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, विद्युत धनात्मकता होती है, इस पर डिपेंड करता है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कोई भी मेटल है, कोई भी धातु है, वो कितनी आसानी से, कोई भी मेटल है वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है बाहर। जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा उतनी ही आसानी से वो है वो ऑक्साइड जो है वो बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ जो है वो उतनी आसानी से वो जुड़ पाएगा, उतनी ही आसानी से वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो जुड़ पाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या आपको पता है, रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो कैसे चलती है, तो आपको पता होगा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, क्रोमियम, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, चांदी, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, सब ऐसे ही तो चलता है ना। तो इसमें आप देखोगे कि आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर जो आ जाएगा वो कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर जो आएगा वो कैल्शियम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप आसानी से कर सकते हो। जिसकी रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही आसानी से जो है वो कैल्शियम का ऑक्साइड जो है वो बना लेगा। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको क्विक लाइम बोल दो या फिर बिना बुझा हुआ चुनना बोल दो, कुछ भी कह लो। एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन से क्रिया करता है, Al2O3 बनाता है, लेकिन कैल्शियम से कम ही बनाता है। और बाकी आपको पता होना चाहिए कैल्शियम और जो एयर होते हैं, कैल्शियम जो है वो हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन दोनों से जो है वो रिएक्शन कर पाता है। प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर की बात करें तो एल्युमिनियम जो है वो हवा में एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत बना लेती है, और यह पारदर्शी और मजबूत परत बना लेती है जो कि धातु को आगे जो कोरिजन होता है उस कोरिजन से बचा लेता है। कोरिजन मतलब जंग लगने से बना देता है, और ये जो प्रोसेस होता है उसको एनोडाइजिंग इस प्रोसेस को कहा जाता है। मतलब एल्युमिनियम जो होता है उस एल्युमिनियम पे ऑक्साइड का परत आना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो ऑक्साइड का परत आ रहा है Al2O3 जो बनता है वो उसको आगे जंग लगने से बचाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो होती है वो निम्नलिखित में से किस क्रम में होती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। तो सबसे पहले तो आता है इस इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी के बारे में कि आखिर ये क्या है। तो सीधी सी बात, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता मतलब कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा है, उस पे बात आती है। इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी है कि जब कोई उदासीन गैस परमाणु जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जो है वो ऋणात्मक बनाता है, एनायन जो है वो बनाता है, तो ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसे ही इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो है वो कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो है वो कहा जाता है। कोई भी गैसीय एलिमेंट, गैसीय एटम है, गैसियस एटम है, ये गैसियस एटम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसमें जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये चार्ज जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ये आ जाएगा। कोई भी गैसीय सिस्टम है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा एनायन जो बनाता है, तो इसमें तो ऊर्जा निकलती है। अब ये पूरा करेगा तो यहां से जो है वो एनर्जी निकलेगा, एनर्जी जो है वो रिलीज होगा, एनर्जी जो है वो निकलेगा। तो यही जो एनर्जी निकलती है ना, इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो कहा जाता है। आवर्त सारणी में किसी भी समूह में आप ऊपर से नीचे जैसे ही जाते हो तो परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण जो है वो कम हो जाता है। मतलब कि ऊपर से नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो घटनी चाहिए। ऊपर से जब नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो है
वो जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। वो जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो डिक्रीज का है, लेकिन आपको याद रखना है कि फ्लोरीन का आकार जो है वो असाधारण रूप से छोटा होता है, और इसके कक्षक डोपी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं, और कॉम्पैक्ट रूप से वो पूरा तरीका से बंधा हुआ होता है। और जब कोई आठवां इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ के पास आता है, फ्लोरीन के पास आता है, तो पहले से मौजूद जो भी इलेक्ट्रॉन है उसे स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन देते हैं, मतलब बाहर की ओर उसको धकेलते हैं। ये आपको इस बारे में याद रखना होगा। तो कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे कि कंक्लूजन निकलेगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो होती है वो पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो सबसे अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्लोरीन का आकार जो है वो 3p कक्षक में जाता है, जो कि फ्लोरीन से बड़ा होता है। इसमें आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण का सामना नहीं करना पड़ता है, और वह आसानी से जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। तो क्लोरीन आपको पहले में कौन दिखेगा? क्लोरीन दिखेगा। तो यही आंसर आसानी से बन जाएगा। आप आसानी से इसको आंसर अब कर सकते हो, बस इतना ही जानने पे। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो है वो किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑर्डर इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेलिएबिलिटी पे। मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइल एलिमेंट जो है वो कौन सा है? तो ये धातु का गुण होता है। मेलिएबिलिटी मतलब पीट पीट के उसको चादर के रूप में बनाना, और डक्टिबिलिटी होती है मतलब खींचकर उसे तार के रूप में बनाना। तो ये धातु का गुण एक होता है। तो धातु इसमें से एल्युमिनियम है, तो ये एल्युमिनियम है, उसका गुण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा डक्टिबिलिटी एंड मेलिएबिलिटी के बारे में। बाकी सोडियम और पोटेशियम जो है वो ये धातुएं हैं, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको चाकू से काट दिया जाता है, क्योंकि इसका इंटर मोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है। वहीं जो कार्बन है वो नॉन मेटल होता है, और ये ब्रिटल होता है। आप जो है वो कोयला कार्बन जो है वो हथौड़े से इसको तोड़ोगे तो एकदम चकनाचूर हो जाता है। वहीं मोस्ट मेलिएबल या फिर डक्टाइल की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे आघात वर्धनीय जो धातु होता है वो गोल्ड होता है। और जो है वो गोल्ड होता है, ये याद रखना। 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी तार जो है वो बना सकते हो। ठीक है। 1 ग्राम सोने से आप जो है वो 2 किलोमीटर तक बना सकते हो, ध्यान रखिएगा। 215 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारी मशीनों में उपयोग के लिए स्नेहक जो है वो कौन सा है? स्नेहक के रूप में कौन यूज होता है? तो आपको पता है कि वो ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। जो भी मशीन होती है वहां पे फ्रिक्शन को रोका जाए, इसके लिए लुब्रिकेंट है वहां पे यूज किया जाता है। क्योंकि वो लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट क्या करे? वो लुब्रिकेंट जो है वो उसको जो है वो घर्षण को रोक दे, वो फ्रिक्शन है उसको रोक दे। ठीक है। तो जब मशीनें अत्यधिक गर्म ही उत्पन्न करती है तो साधारण तेल या ग्रीस जो है वो उच्च तापमान पर इवेपोरेट हो जाता है। इस कारण से जो है वो वहां पे ये सब यूज नहीं कर सकते। इसी कारण से वहां पे ग्रेफाइट जो है वो यूज किया जाता है, जो कि एक ड्राई लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ड्राई लुब्रिकेंट जो इवेपोरेशन भी नहीं करेगा। ड्राई लुब्रिकेंट ये इवेपोरेट भी नहीं कर पाएगा ना गर्म होने पे। तो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक अपरूप होता है। इसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है? ग्रेफाइट जो है वो सबसे पहला तो ये कार्बन का अपरूप है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है। तो कार्बन का अपरूप है, ये आपको पता भी होगा। दूसरा आपको याद रखना, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो ये हेक्सागोनल लेयर है। सीजीएल 3 में पूछा गया है। हेक्सागोनल लेयर्स इसके होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सवाल यहां से पूछा जाएगा, इनकी परतों के बीच जो है वो वांडर वाल फोर्स लगता है, जो कि कमजोर एक फोर्स होता है। उस फोर्स को बोला जाता है वांडर वाल्स फोर्स कहा जाता है। बहुत कमजोर फोर्स होता है, हाइड्रोजन फोर्स की तरह। और जब मशीनों के पुर्जे जो है वो एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो ग्रेफाइट की परतें जो होती हैं, ग्रेफाइट की जो परत होती है वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर जो है वो फिसल जाती है। तो इस कारण से तो वो लुब्रिकेंट की तरह काम करती है। अब चूंकि यह एक ठोस है और इसका गलनांक जो है वो बहुत ज्यादा होता है, गलनांक मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये उच्च तापमान पर भी नष्ट नहीं होता है। और सॉलिड सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में भारी मशीनों में ये इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बॉक्साइट जो दिया हुआ है वो एल्युमिनियम का ओर है। फास्फोरस जो है वो एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। फास्फोरस जो है वो बहुत जल्दी रिएक्शन जो है वो करता है। और सिलिकॉन तेल की बात करें, सिलिकॉन ऑयल जो होता है ये भी तो लिब्रिकेंट की तरह जो है वो यूज किया जा सकता है, लेकिन ठोस या फिर अत्यधिक उच्च तापमान पर ये क्या करेगा? ये जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, जिसके कारण हमें इसका फायदा दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सफेद और लाल फास्फोरस के निम्नलिखित में से प्रत्येक सत्य है सिवाय। बोल रहा है कि कौन सा सत्य है, मतलब सीधी सी बात है कि कौन इसमें गलत है। किसके बारे में? व्हाइट एंड रेड फास्फोरस के बारे में।
व्हाइट एंड रेड फास्फोरस के बारे में कौन सा जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो सफेद और लाल फास्फोरस जो होती है उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, सफेद और लाल फास्फोरस जो होती है उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो अलग अलग होती है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी गलत की जो बात करें तो CH2 में विलयशील होता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बाकी हम एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। सफेद तो आपको क्या लिखना है कि व्हाइट एंड रेड फास्फोरस जो होती है उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो अलग अलग होती है। सफेद फास्फोरस जिसको व्हाइट फास्फोरस कहा जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। पोलर और नॉन पोलर वाली कंसेप्ट आप याद रखिएगा। तो ये जो व्हाइट फास्फोरस होती है, व्हाइट फास्फोरस जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल जो है वो होंगे। उसके साथ ही साथ जो रेड फास्फोरस होगा, रेड फास्फोरस जो है वो एक पॉलीमेरिक संरचना इसकी होती है, इसी कारण से ये कार्बन डाइसल्फाइड में इनसॉल्युबल होंगे। तो ये जो है वो पॉलीमेरिक संरचना होती है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। इस कारण से ये जो है वो डाइसल्फाइड में नहीं घुलेगा, सॉल्युबल जो है वो नहीं होगा। अब चूंकि प्रश्न कहता है कि दोनों के लिए क्या सामान्य रूप से सत्य है, ये बात बोला जा रहा है, तो दोनों के लिए ये तो नहीं है ना, दोनों सामान्य रूप से तो सत्य नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। CH2 जो है घुलनशील होता है, लेकिन दोनों के लिए तो सत्य नहीं है कि ये केवल व्हाइट फास्फोरस के लिए होता है। तो ये ध्यान आपको रखना है। दूसरा क्या है कि वायु में गर्म करने पर ऑक्सीकृत किया जा सकता है, तो दोनों को जलाने पर वे ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है वो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाते हैं। सफेद फास्फोरस जो है वो खुद ही जल उठता है, और लाल फास्फोरस को थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, तब जो है वो जलना स्टार्ट करता है। इसीलिए तो उसको माचिस वाला जो तिल्ली होता है, माचिस वाला जो डिब्बा होता है ना, उसमें डाला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपका क्या है, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है कि समान प्रकार के परमाणु होते हैं, तो दोनों केवल फास्फोरस परमाणु से ही बने होते हैं, इस कारण से ये तो आइसोटोप्स हैं, तो समान हो जाएगा। एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो सफेद फास्फोरस को अक्रिय वातावरण, इनएक्टिव वातावरण में 300 बोल रहा हूँ 573 केल्विन पर गर्म करने पर वो लाल फास्फोरस में बदल जाता है। तो यस, इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। व्हाइट फास्फोरस को रेड फास्फोरस में चेंज जो है वो किया जा सकता है। बस ध्यान रखिएगा कि इन रिएक्टिव वातावरण होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो 573 केल्विन के आसपास होना चाहिए, तभी वो बदल सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो प्रशीतक होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, वो जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो बहुत आसान सा है, आपने फ्रियोन पढ़ा होगा, लेकिन देखो अब फ्रियोन यहाँ पे आंसर है ही नहीं। कौन सा होगा, कौन सा आंसर होगा, क्योंकि फ्रियोन तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो काम आता है वो गैसियस अमोनिया जो है वो काम आता है। समझाता हूं कैसे काम आता है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। जो कूलिंग सिद्धांत है वो यह होता है कि जब कोई तरल जो है वो गैस में वाष्पीकृत होता है, कोई भी तरल है मतलब लिक्विड जो है, कोई भी तरल जो है वो गैस में चेंज होता है। जैसे आपको ठंडा क्यों लगता है पंखा के सामने आने पर? क्योंकि आपका पसीना जो है वो बाहर निकल रहा है, इस कारण से आपको जो आपकी जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है, इस कारण से तो आपको ठंडा लग रहा है ना। तो जब कोई भी तरल गैस में वाष्पीकृत होती है, तो वह अपने आसपास के वातावरण से भारी मात्रा में लेटेंट हीट जो है वो सोख लेती है, जिससे वह जगह जो है वो पूरी तरीके से ठंडी हो जाती है। वो जगह जो है वो पूरी तरीके से ठंडी हो जाती है। अब तरल अमोनिया जो होता है वो वाष्पीकृत होने पर बहुत अधिक जो है वो ऊष्मा सोख लेती है, उसका हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। लेकिन आजकल जो हम क्या यूज करते हैं, मैंने बताया ना कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आजकल हम फ्रियोन ही यूज करते हैं, फ्रियोन ही यूज करते हैं जिसमें सीएफसी गैस होता है, सीएफसी गैस होता है या फिर एचएफसी गैस होता है, इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। लेकिन बड़े वाणिज्यिक कोल्ड स्टोर जो होता है या फिर आइस प्लांट्स जो होते हैं, वहां अब भी जो है वो तरल अमोनिया को ही यूज किया जाता है। गैसियस अमोनिया है उसको ही यूज अभी भी वहां पे किया जाता है। लेकिन घरेलू जो रेफ्रिजरेटर होता है वहां पे फ्रियोन को यूज किया जाता है, जिसमें सीएफसी होता है या फिर एचएफसी होता है। ठीक है, R134A कहा जाता है उसको। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अमोनिया याद रखिएगा। बाकी ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आइसक्रीम आदि को ठंडा करने के लिए सीधे तौर पे किया जाता है, और मीथेन और नाइट्रोजन जो है वो रेफ्रिजरेटर के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जो तरल नाइट्रोजन का उपयोग जो है वो क्रायोजेनिक इंजन में तो किया जा सकता है, वो भी तरल वाला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप है। बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कुछ उतना समझने की आवश्यकता भी नहीं है।
अपरूपता होती है कि जब कोई एक रासायनिक तत्व जो होता है वो प्रकृति में दो या दो से अधिक अलग अलग भौतिकीय फिजिकल फॉर्म में पाया जाता है, तो उन रूपों को जो है वो एलोट्रॉप्स कहते हैं, अपरूपता जो है वो कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट जो है वो दोनों जो है वो 100% शुद्ध कार्बन होता है। हीरा जो होता है इसके कार्बन जो है वो 3D होते हैं। तो सबसे पहले तो डायमंड का स्ट्रक्चर आप देख लो। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D होता है और टेट्राहेड्रल होता है। सवाल पूछा जाता है, इस कारण से मैं बता रहा हूँ। टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। तो उसके बाद ग्रेफाइट का तो अभी मैंने स्ट्रक्चर आपको बता ही रखा है। ठीक है, तो ये नेटवर्क से जुड़ा होता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा कठोर जो है वो होता है 3D होने के कारण। ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है, वो 2D है और हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल है। ठीक है, तो ये जो है वो इसका जो ये जो है वो फिसंदार होती है, विद्युत का सुचालक होती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और रासायनिक रूप से दोनों को जलाने पर केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है, जो सिद्ध करता है कि दोनों कार्बन के अपरूप हैं। आइसोमर की बात करें कि आइसोमर क्या होता है, तो वे यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र समान हो पर संरचना जो है वो अलग अलग होती है, तो उनको आइसोमर कहा जाता है। आइसोमर्स जो है वो किसको बोलते हैं, तो फॉर्मूला जो है, केमिकल फॉर्मूला जो है सेम होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला जो है वो सेम होना चाहिए, बट उसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लो। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, हीरा ग्रेफाइड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन याद रखिएगा। एमोर्फस की बात करें तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों जो है वो क्रिस्टलीय रूप में होते हैं। तो कार्बन के अनाकार रूप कोयला, चारकोल और कालिक जो है वो होते हैं। तो अनाकार मतलब एमोर्फस रूप कार्बन का होगा, कोयला हो गया, चारकोल हो गया, कालिक हो गया। लेकिन ये हीरा ग्रेफाइट थोड़ी होगा। आइसोटोप आपको पता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक वेट जो है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सफेद फास्फोरस का आकार जो है वो कैसा होता है, हमें पूछ रहा है व्हाइट फास्फोरस का आकार, स्ट्रक्चर जो है वो व्हाइट फास्फोरस का पूछ रहा है। तो ये जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल जो है वो होता है, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। सफेद फास्फोरस प्राकृतिक रूप से एक एकल परमाणु रूप में नहीं होता, बल्कि वो कैसे होता है, तो P4 के रूप में आता है। P4 के रूप में आता है। तो 4 अणु यहाँ पे होते हैं। P4 में 4 फास्फोरस अणु जो होते हैं वो अंतरिक्ष में इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि वो एक दूसरे में रेगुलर टेट्रा हेड्रल जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं और चारों कॉर्नर पे ये स्थित होते हैं। इस कारण से ये जो है वो होता है। बाकी एंगल्स के बारे में उतना नहीं समझना है, बस इतना याद रख लो। P4 फॉर्मूला होता है, शेप टेट्राहेड्रल होता है, बॉन्ड एंगल इसका 60 डिग्री होता है। तो बॉन्ड एंगल भी यदि कभी पूछा जाए, बॉन्ड एंगल तो वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, इतना ही बस याद रखना है। 220वां नंबर का सवाल है कि कौन सा ठोस जो है वो ठोस स्वरूप में शुद्ध शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, तो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक दबाव डालता है और जो है वो बहुत कम जो है टेम्परेचर पे रखा जाता है, तब वो ठंडा किया जाता है। दबाव लगभग 1.5.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालना पड़ेगा और टेम्परेचर जो है वो लगभग -80 के आसपास लेके जाना पड़ेगा, तब वो सीधे जो है वो सफेद बर्फ जैसा ठोस में जो है वो बदल जाता है और इसे ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहा जाता है। ड्राई आइस जो होता है वो सामान्यतः पानी वाला बर्फ जैसा पिघलता है और वह जो है वो लिक्विड वाटर जो है वो छोड़ता है। लेकिन जब जो है वो ठोस CO2 को खुले वातावरण में रखा जाता है, तो ये बिना द्रव्य में बदले हुए सीधा का सीधा गैस में बदल जाता है, सब्लिमेशन जो है वो करता है। इसी कारण से इसको शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस जो है वो कहा जाता है। इसका उपयोग जो है वो आइसक्रीम को जमाना, ब्लड सीरम और अंगों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। स्टेज शो, फिल्म, इन सब में जो फॉग आप देखते हो ना, कृत्रिम फॉग, वो यहीं से जो है वो डेवलप किया जाता है। ठीक है, यहीं पे वीडियो को कंक्लूड करते हैं, पार्ट नंबर 5 को, क्योंकि यहाँ पे हमने लगभग 30 क्वेश्चन है उनको देख लिया है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।